हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर आप सभी का द वर्टेक्स क्लासेस के यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि टीचिंग से संबंधित जो भी सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। जो पार्ट 3 है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप लोग सेशन में जुड़ जाएं और अंत तक अवश्य देखें। चलो देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, प्रश्न है यदि A रेशियो B का रेशियो 3:2 है तथा B रेशियो C 3:4 है तो A रेशियो C का मान क्या होगा। यानी दे रखा है A रेशियो B 3:2 और B रेशियो C दे रखा है 3:4। इसमें हमें पूछा क्या गया है, A रेशियो C का मान ज्ञात करें। यानी A रेशियो B रेशियो C नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया A रेशियो C, यानी फर्स्ट का लास्ट से पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा हमें क्या करना होता है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट और सेकंड के साथ सेकंड। तो A रेशियो C इसका मान हो जाएगा 3 × 9:4 8। यही हमारा राइट आंसर है, 9:8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 2 वस्तुएं खरीदी हैं। क्या है, एक घोड़ा खरीदा है और दूसरा क्या खरीदा है, गाड़ी खरीदी है। क्या कह रहे हैं, घोड़े को उसने 20% लाभ पर, यानी घोड़ा है इसको 20% लाभ पर बेच दिया है और गाड़ी को 10% हानि पर, यानी गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया है। इस प्रकार उसे कुल सौदे में यानी एवरेज जो हुआ है 2% लाभ हुआ है। यानी एलिगेशन से करेंगे तो कितना होगा, 2% का लाभ होगा। अगर एलिगेशन से हम करते हैं तो कितना आएगा, 20 और 2 के बीच डिफरेंस कितना है, 18, और प्लस का 2 है और माइनस का 10 है। इसके बीच अगर डिफरेंस देखा जाए कितना हो जाएगा, 12। अगर रेशियो देखा जाए तो कितना मिलेगा, 6 दूना 12 और 6 तिया 18। यानी ये रेशियो जो आया है उन वस्तु के सीपी का रेशियो आया है, लेकिन उसका रेशियो कितना है, 2:3। लेकिन कह रहे हैं कितने में खरीदा गया है, 20,000 में। यानी टोटल वैल्यू उसकी कितनी है, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 20,000। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 चौका 20, यानी 4,000। हमें पूछा क्या गया प्रश्न में, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घोड़ा हमारा ये, इसका क्रय मूल्य कितना था, 2। तब 1 की वैल्यू अगर 4,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4,000, यानी वैल्यू हो जाएगी 4 दूना 8,000 रुपए। यानी घोड़े का जो सीपी रहेगा वो कितना रहेगा, 8,000 रुपए। राइट ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य कितना है। यानी कह रहे हैं पहले तो कमी हो गई, उसके बाद पूछा गया है कि भाव में कमी होने के बाद मूल्य कितना है, यानी वर्तमान मूल्य पूछा गया है। देखो, अगर वस्तु 20% की कमी हो रही उसके मूल्य में, अगर 20% कमी मूल्य में हो रही तभी तो उससे 10 किलोग्राम गेहूं एक्स्ट्रा मिल रहा है। कहीं न कहीं जो 20% की वैल्यू है वो कितनी है, 10 किलोग्राम। कह सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 किलोग्राम। और हमारी इस हिसाब से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 50 किलोग्राम। यानी कह सको 50 किलोग्राम है, इसकी कीमत कितनी बात की चुकानी पड़ी, 600 रुपए। यानी वर्तमान मूल्य पूछा गया है तो वर्तमान में क्या रह रहा है कि 50 किलोग्राम जो गेहूं है इसका मूल्य कितना है, 600 रुपए। अब पूछा क्या गया, वर्तमान में भाव पूछा गया, तो वर्तमान में कितना रहेगा, 1 किलोग्राम का रेट क्या रहेगा, यानी 600 बट्टे 50, यानी भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60। यानी वर्तमान मूल्य उसका कितना था, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर यहीं से ये पूछा जाए कि पहले मूल्य कितना था, तो पहले अगर पूछा जाए तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, 50 किलोग्राम कितने में खरीद रहा है,
यानी 600 रुपए में 50 किलोग्राम का मूल्य 600 रुपए है जब 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन पहले एक्स्ट्रा नहीं मिलता है तो 600 रुपए में कितना मिलता हमें, 40 किलोग्राम मिलता। अगर 40 किलोग्राम पहले मिलता तो उसका रेट क्या रहता, तो 1 किलोग्राम का रेट होता है 600 बट्टे 40, यानी 10 से 0 काट देंगे, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। ये पहले का मूल्य है, लेकिन हमें पूछा गया वर्तमान, तो वर्तमान का मूल्य कितना रहेगा, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। पहले एक वर्ग है जिसकी लंबाई में 40% वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। उसके बाद एक आयत का निर्माण होता है जिसका वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं, मान लिया जाए एक हमारा ये वर्ग है, एक वर्ग है, इसकी अगर लंबाई हम 10 मानते हैं तो चौड़ाई भी 10 मानते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगर मान लिया जाए उसकी लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 40% की वृद्धि हो रही है तो लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 10 इंटू और 5 से ये कितनी हो रही है, 7, यानी 7/5। नई लंबाई जो निकल के आई 5 दूना 10, कितनी हो जाएगी, 14। चौड़ाई में क्या कह रहे हैं, 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 30% को होता है 3/7, यानी जो वस्तु 3 थी वो 3/10 हो रहा, सॉरी, तो जो वस्तु 10 थी वो बाद के कितनी हो रही है, 13, यानी इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, चौड़ाई थी कितनी पहले 10 मानी थी, तो 10 इंटू 13/10, यानी 10 से 10 कट जाएगा, नई जो लंबाई चौड़ाई निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 13। अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखा जाए कितना निकल के आ रहा है, 10 इंटू 10 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी यूनिट इकाई है। और उसके बाद एक आयत का निर्माण हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना निकल आएगा, आयत का क्षेत्रफल, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई 14 इंटू 13, इसका मल्टीपल करेंगे, 13 चौका 52, 5 13 कम 13 और 5 18, यानी 182 वर्ग सेंटीमीटर। जबकि हमारे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 100 वर्ग सेंटीमीटर, और आयत का कितना आया, 182 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, यानी 100 पे कितने की वृद्धि हुई है, 82 की, यानी 82% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी रह जाएगी। यानी 25% की वृद्धि हो, 25% की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार क्या हो रही है, 8% की कमी हो रही है। तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 48,600। तो पूछा गया है वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, तो हमें दे रखी है 48,600 दे रखी है 2 वर्ष पहले। तो पहली बार 25% की वृद्धि होती है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी जो जनसंख्या 4 थी उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो रही है, 4 की 5। तो एक वर्ष में कितनी हो रही है, 4 से 5 हो रही है, और दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 8% की घटोतरी हो रही है। 8% का मतलब होता है 25/2, वो सॉरी 2/25, कितना हो रहा है, 2/25। और इसमें क्या हो रहा है, 25 में 2 की कमी हो रही है, यानी बस तो अगर पहले 25 थी, बाद के कितनी रह रही है, 23 रह जा रही। तो दूसरे बस में इसमें कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 23/25। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, 25 से काट देंगे और सीधा नगाड़े, एक बार 25 चौका 100, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। मल्टीपल किसका करना है, 486 इंटू 23 पंजे 115, मल्टीपल करेंगे, 5 6 30, 5 8 40 और 6 एकम 6 और 3 9 90, यानी लास्ट में किसका आ रहा है, 90 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के हिसाब से देखें, लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, कितना होगा, 55,890। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा, 2 पे घात 50 का दुगना क्या होगा।
यानी 2 की पावर 50 है, इसका क्या पूछा गया? दुगना। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 की पावर 55, 2 की पावर 100, 2 की पावर 51 या नन ऑफ दीज। तो हमें पूछा गया 2 की पावर 50 का दुगना पूछा गया। अगर देखो, अगर मान ले पूछ लिया जाए कि 10 का दुगना कितना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 का गुणा करना पड़ता है। तो 10 का दुगना कितना होता है? 20 होता है। इसी हिसाब में ये पूछा गया 2 पे पावर 50 का दुगना कितना होगा? तो 2 की पावर 50 है, इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी दुगना हो जाएगा। अगर बेस हमारा समान है तो घातें आपस में कैसी हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 50 है और इधर 1 है, तो 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 51। तो राइट ऑप्शन इसका किसका है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न हमारा, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना होगा? यानी 5 संख्याएं हैं और जिनका योगफल कितना है? 270 है, वो भी किस वे में है? क्रमागत हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? मध्य वाली संख्या ले सकते हैं। और मध्य वाली संख्या के लिए क्या करते हैं? जो भी योगफल होता है उसमें हम जितनी संख्या दी जाती है उसका भाग कर देंगे, तो जिससे हमें मध्य वाली यानी बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 2 बच रहा है 20, 5 चौका 20, यानी मध्य वाली संख्या कितनी होगी? 54। और संख्याएं हमारी कितनी है? 5 हैं, तो एक संख्या 54 है। तो भाई 2 संख्या इधर होंगी, 2 इधर होंगी, क्योंकि संख्याएं कैसी है? हमारी क्रमागत हैं। तो 54 है, एक कितनी होगी? 55 होगी, ये कितनी होगी? 56। इससे पहले देखेंगे ये कितनी होगी? 53 और ये कितनी होगी? 52। प्रश्न में पूछ रहा है कि ये बताओ दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना होगा? दूसरी और 5वीं, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 53 और 5वीं संख्या कितनी है? 56। इनका हमें क्या करना है? योगफल। तो 3 और 6 9 हो गया है, 5 और 5 10, यानी इन संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 109। यानी हमारा जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? यानी 2 संख्याओं का अगर योगफल कितना दे रखा है? 11 दे रखा है और गुणनफल कितना है? 18 है। इन संख्याओं का हमें व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया। अगर मान लिया जाए 2 संख्याएं हमारी a और b हैं, पूछा क्या है? a और b हैं, इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछी गई है। जैसा कि प्रश्न में हमें दे रखा है कि इनका योगफल कितना दे रखा है? 11, यानी a प्लस b का मान कितना दे रखा है? 11। और इनके गुणनफल का योग कितना? गुणनफल कितना दे रखा है? 18, यानी a इंटू b कितना दे रखा है? 18। हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो हम सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, पहले में दूसरे का भाग लगा देंगे। जैसे a प्लस बी अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू करेंगे 11/18। अगर यहां से इसे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या निकल के आएगा? a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, और वैल्यू हमारी क्या रहेगी? 11/18। यहां से a से a कट जा रहा है, यहां b से b कट जा रहा है, जो भी मान निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1/a प्लस 1/b। इसका मान कितना निकल के आ रहा है? 11/18। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? 11/18, यानी राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अगर इस टाइप के हमारे जो भी प्रश्न होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि मान लिया 114 का अगर भाग दिया तो शेष कितना बचा? 21 बचा है, और उसमें भाग किसका देना है? 19 का भाग देना है, तो शेष कितना बचेगा? ये प्रोसेस हमें तब आसान होती है। मान लिया ये जो 114 है, ये जो दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, ये इससे विभाज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विभाज्य। यदि ये विभाज्य है तो हम उस संख्या में भाग न देकर जो शेषफल होता है उसमें भाग देते हैं, और जिससे कि हम अपना शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें इस 19 का भाग अब किस में देना पड़ेगा? 21 में। अगर 19 के बाद सीधा शेषफल में दे देंगे तो कितना बचेगा? 19 से कम 19, यानी शेषफल हमारा कितना बचेगा? 2। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न हमारा है, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है,
शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी शिक्षक की आयु कितनी होगी, कितनी वृद्धि हो जाती, 1 वर्ष की। पहले टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 36 छात्र हैं, जिनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु शामिल करने पर कितने टोटल व्यक्ति हो जाएंगे, 36 + 1 37, और इनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती, 1 की, यानी 14 से कितनी हो जाती, 15। यहां से हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंस कर लेते हैं। इधर 14 और 15 में डिफरेंस कितना है, 1 का। इधर 36 और 37 में डिफरेंस कितना है, 1 का। इसके बाद क्या करना होता है, सीधा सीधा करेंगे। 36 ये संख्या जो दे रखी है, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे और योग कर देंगे। यही हमारी शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी। तो जो शिक्षक की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी 36 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 + 15 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 15, यानी 36 और 15 कितना होगा, 51 वर्ष। यानी शिक्षक की आयु कितनी निकल के आ गई, 51 वर्ष। करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 36 का योग टोटल निकाल देंगे, 37 करे 15 निकाल देंगे, उसके बाद डिफरेंस कर देंगे। लेकिन उतना हमें समय की बचत करना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम स्मार्ट जो अप्रोच मेथड होगा उसे यूज करेंगे। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।